बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आतिफ वकास और आज हम चैप्टर नंबर 13 के बाकी के 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे 13.6 से 13.10 तक। तो सबसे पहला जो इन प्रॉब्लम्स में से है दैट इज 13.6 और उसमें कहता है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 मिली टेस्ला and moves into a circle of radius 6 centimeters. Dear students, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में बस जैसे कि पहले हमने एक तरतीब रखी थी कि गिवन डेटा हमने पिक करना है, फिर ये देखना है कि रिक्वायर्ड क्या है उसमें वो लिख लेना है, फिर स्ट्रेटजी बनानी है कि इस प्रॉब्लम को अब किस तरह सॉल्व करें एंड देन फिर स्ट्रेटजी के ज़रिए हमारे हाथ एक फार्मूला लग जाएगा और उस फार्मूले में फिर वैल्यू पुट करके बाकी कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ से गिवन डेटा कलेक्ट करता हूँ। वो कहता है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड जो है दैट इज़ 10 मिली टेस्ला, रेडियस जो है दैट इज़ 6 सेंटीमीटर्स एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू SI यूनिट्स, सो सेंटी से 10-2 मीटर्स और इसको अगर मिली से आप टेस्ला में लेके जाना चाहते हैं तो 10 into 10 raised to the power -3 फॉर मिली एंड T फॉर टेस्ला। सो इस तरीके से आप इसको भी उसमें लिख सकते हैं यूनिट्स में। ये दो वैल्यूज गिवन है और हमसे क्या पूछ रहा है, रिक्वायर्ड डेटा क्या है कि आप टाइम पीरियड फाइंड करें। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी और साइक्लोट्रॉन की टाइम पीरियड का जो एक्सप्रेशन निकाला था ये उसी से सॉल्व होगा। स्ट्रेटजी हमारी क्या थी कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वो सर्कुलर पाथ पे घूमने लगता है। उस सर्कुलर पाथ पे घूमते हुए उसे जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। सो I compare these two. Centripetal force is equal to the magnetic force on that charged particle, and when I compare these two, I get this expression for the velocity. And then you know from your first year course ke V is equal to R omega. You can relate the linear velocity with the angular velocity. So V is equal to R omega, and for omega you can substitute 2 pi divided by T. मैं ये सारा कुछ इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे चूंकि टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन चाहिए और टाइम पीरियड के लिए मुझे पीरियाडिक वेलोसिटी लेनी थी दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। तो v की जगह आर ओमेगा और फिर ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी पुट करके मैं यहाँ तक इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। फिर इसके बाद इसी को हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे बिकॉज हमें टाइम चाहिए। टी ऊपर चला जाएगा, 2 पाई नीचे आ जाएगा, राइट हैंड साइड पर मास ऊपर चला जाएगा, क्यू भी नीचे चला जाएगा जैसे यहाँ पर मैंने किया है, ठीक है। और फिर यहाँ से टाइम पीरियड के लिए ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इट्स वेरी सिंपल, यू नो द वैल्यूज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। मास चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो उसका मास आप जानते हैं। व्हाट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 raised to the power -31 kilograms and pi is 3.14, मास ये है। फिर इस तरह Q is for electron, this case Q is E, that is -1.6 into 10 -19 coulombs। तो वहां पर 1.6 into 10 raised to the power -19 coulombs आप पुट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, उसकी जो है चार्ज की वैल्यू ये पुट कर सकते हैं। एंड देन बी जो है वो गिवन है 10 रेज टू द पावर -2 हो जाएगा अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, उधर मैंने लिखा है। इस तरह करने से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये हमारा रिजल्ट है। बेहतर होता है कि पेपर में जब अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में तो रिजल्ट को वेरीफाई किया करें, इसका आंसर दोबारा चेक किया करें, उसके यूनिट्स देखा करें कि आपने आंसर के साथ यूनिट लिखा है, ठीक है। और जब आप वैल्यूज पुट करते हैं तो बेहतर ये होता है कि वहाँ पर यूनिट साथ में एक दफ़ा लिखें, फिर बेशक दोबारा जब आप लिखते हो, जैसे यहाँ पर किलोग्राम मुझे लिखना चाहिए था यहाँ पर और यहाँ पर टेस्ला लिख लेना चाहिए था, ठीक है। दोबारा जब आप इसको कैलकुलेशंस करते हैं फिर इसको रिमूव कर दें, लेकिन एक दफ़ा पुट कर लिया करें ताकि आपसे गलती ना हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 0.2 मीटर लेंथ की वायर है और उसको बेंड करके एक सर्कुलर शेप में एक कॉइल बना लिया गया है, ठीक है, और उसको हम किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं जिसका उसने मैग्नीट्यूड दिया है दैट इज 2 टेस्ला। अगर उस वायर के अंदर करंट फ्लो कर रही है दैट इज 20 मिली एम्पियर्स, देन फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन अ लूप। सो गिवन डेटा यहां पर L इज 0.2 मीटर, मैंने लिख लिया। दूसरा क्या है B यानी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज 2 टेस्ला एंड देन करंट इन द वायर इज 20 मिली एम्पियर्स। सो मिली एम्पियर से आपने इसको एम्पियर्स में लेके जाना है एंड यू नो द प्रीफिक्स मिली दैट इज 10 रेज़ टू द पावर -3। सो मिली की जगह मैंने वो सब्स्टिट्यूट किया, मैं इसको 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 लिख सकता हूँ साइंटिफिक नोटेशन में, 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 एम्पियर्स। एंड देन वहां पर क्या कह रहा है मैक्सिमम टॉर्क। नाउ डियर स्टूडेंट्स यू नो द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर लूप और अ लूप ऑफ एनी शेप वेदर इट मे बी सर्कुलर रेक्टेंगुलर, किसी भी क्लोज लूप के ऊपर जो टॉर्क लगता है जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और उसके अंदर से करंट पास होती है तो उस टॉर्क का जो फार्मूला है दैट इज NIBA cos थीटा या cos अल्फा। बुक में अल्फा है तो मैं अल्फा लिख लूंगा और वो मैंने रीजन बताया था कि ये एंगल जो है बुक में cos अल्फा लिखा हुआ है तो ये अल्फा किस चीज के साथ होता है। अगर आप उस कॉइल को यहां पर ड्रा कर लें और यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, लेफ्ट पर मैं नॉर्थ शो कर रहा हूँ, राइट पर मैं साउथ शो कर रहा हूँ, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैं रेड से शो करूं, ठीक है, तो यहां पर एरिया की जो डायरेक्शन ली गई है इस फार्मूले में आपके टेक्स्ट बुक में जो मौजूद है वहां पर एरिया की डायरेक्शन अलोंग द प्लेन ली गई है। तो प्लेन ऑफ द एरिया, कभी कभी हम जब फ्लक्स की बात करते हैं वहां पर नॉर्मल ऑफ द एरिया की डायरेक्शन होती है, तो अगर आप नॉर्मल ऑफ द एरिया की डायरेक्शन लेंगे तो यहाँ पर साइन थीटा यूज होगा, लेकिन चूंकि बुक के हिसाब से मैंने लिखा है तो बुक में उसने इस प्लेन ऑफ द कॉइल के साथ मैग्नेटिक फील्ड जो एंगल बना रहा है वो लिया है एंड दैट इज अल्फा। चूंकि वो मैक्सिमम टार्क की बात कर रहा है तो टार्क मैक्सिमम तब होगा जब प्लेट बिल्कुल ऐसे पड़ी हो, जब उसमें से फ्लक्स जीरो हो। ऐसे केस में होता क्या है कि कॉइल की एक साइड से करंट ऊपर जा रही है, कॉइल के दूसरे साइड से करंट नीचे जा रही है, तो इसके ऊपर भी चूंकि करंट कैरिंग का वायर है इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगेगी। फॉर एग्जांपल ये ऊपर जा रहा है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, रेड से मैं शो कर रहा हूं ये, और उस वायर के अंदर मौजूद करंट डाउनवर्ड है। अगर मैं इधर की बात करूं तो इस साइड पे फोर्स बाहर की तरफ लगेगी, डॉट से शो कर रहा हूं, और इस साइड पे जो फोर्स होगी वो चूंकि करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो वो अंदर की तरफ होगी, एक कपल लगेगा, एक टॉर्क पैदा होगी और ये चीज रोटेट हो जाएगी। तो इस तरह का सेटअप गैल्वानोमीटर में भी होता है। ये कॉइल होती है, जब इसमें से करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड में ये रोटेट होता है। मैक्सिमम टॉर्क तब होता है जब बिल्कुल ये ऐसे पड़ा हो कि इसके अंदर से फ्लक्स बिल्कुल जीरो है, ऐसे केस में टॉर्क मैक्सिमम होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि प्लेन ऑफ द एरिया और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हैं, एंगल हम जीरो इज्यूम करेंगे, अल्फा इज जीरो, cos जीरो इज 1 एंड आई इग्नोर, यहां पर अल्फा लिख लेता हूं, cos अल्फा इज 1 इट मींस अल्फा इज 0 डिग्री एंड देन इट इज अ सिंगल लूप, सो n इज 1। आपके पास ये फार्मूला आ जाता है। और अब हम करेंगे क्या, कैलकुलेशन करेंगे और इसमें सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो यहां पर मैंने a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर लिखा है, दैट इज बिकॉज इन द फार्मूला आई हैव डिराइव्ड टा इज इक्वल टू आई बी ए। इस फार्मूले के अंदर मैं चूंकि आई की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 20 मिली एम्पियर है,
वो मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं डायरेक्टली। बी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 2 टेस्ला, एंड देन करंट की जो वैल्यू है आई वो भी गिवन है, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड विद 10 माइनस 2 एम्पियर। सो वो वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास एरिया की जो है वो वैल्यू मौजूद नहीं थी। एरिया का क्या करेंगे, एरिया के लिए हम ये फार्मूला लिख लेंगे। अब उसने लेंथ बताई है, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि उसी लेंथ को हमने जब बेंड किया और उससे सर्कल बनाया तो वो सर्कुलर लूप बन गई। अगर लेंथ से आप सर्कल बना लेते हैं तो लेंथ इज इक्वल टू 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस हो जाता है, और उस 2 पाई आर से आप इजीली रेडियस फाइंड कर सकते हैं। मैंने ऐसा ही कुछ इसके साथ भी किया है, लेंथ को 2 पाई आर पुट किया, वहां से रेडियस एल डिवाइडेड बाई 2 पाई आ गया। एरिया के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दे, आर की जगह एल डिवाइडेड बाई 2 पाई, and when I carry out these calculations I get A is equal to length square divided by 4 pi, and now I am in the position to substitute this value of area into the formula for torque, जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका हूँ, और ये चीज हमारे पास बन जाती है था is equal to IB L square divided by 4 pi, and then just substitute the values. I is equal to 2 into 10 raised to the minus 4, B is 2 Tesla, length is 0.2 मीटर। एक दफा सबके साथ यूनिट्स मैंने लिखे हैं, जब आप आगे फर्दर कैलकुलेशन करेंगे फिर लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन एक दफा अच्छा होता है बंदा लिख ले। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं कि मैक्सिमम टार्क उस कायल के ऊपर कब लगेगा। खास तौर पे ये बात याद रखिए, उसने मैक्सिमम की बात की है, तो मैक्सिमम टार्क के लिए कॉस थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए, या काज अल्फा उसको कहें, उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, और नंबर ऑफ काइल्स तो चूंकि उसने एक ही टर्म बताया था इसलिए एन भी मैंने 1 पुट कर लिया। तो स्ट्रेटेजी मालूम हो तो फिर सोल्यूशन आसानी से हो जाता है। दूसरा नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, दैट इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ अ गैल्वानोमीटर इज 10 मिली एम्पियर्स, इट्स रेजिस्टेंस इज 100 ohm, how it could be converted into ammeter of range 100 ampere। अब गैल्वानोमीटर से एमीटर बनाना है, ठीक है। गैल्वानोमीटर से एमीटर बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, सिर्फ एक शंट रजिस्टर जो है वो अटैच करना होता है पैरेलल में, और फिर हम गैल्वानोमीटर से एमीटर बना सकते हैं। ये हमने ऑलरेडी चैप्टर के अंदर पूरी तफसील के साथ पढ़ा है, सो आई विल नॉट गो इन दोज डिटेल्स, रादर आई वुड यूज द फार्मूला एट द एंड जो कि हमारे पास आया था, दैट इज आर एस इज आई जी आर जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी। This is for the shunt resistance. Shunt resistance is very small resistance, and it is connected in parallel with some galvanometer to make it an ammeter, जो आप ऑलरेडी टॉपिक के दौरान समझ चुके हैं। सो गिवन डेटा एंड देन टू फाइंड, हमें शंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, और इस तरह का एमीटर बनाना है जिसकी रेंज उसने दी है कि 100 एम्पियर तक वो हमें रीडिंग करके दे। तो जस्ट वैल्यूज पुट करनी है इस फार्मूला के अंदर। आई जी इज 10 माइनस 2 एम्पियर, आर जी इज 100 ओहम, आई इज 100 एम्पियर्स, एंड देन आई जी। So all you need to do is just use this formula. You have to memorize this formula, or if you know the derivation, if you know that mathematics, it's good. लेकिन अगर वो मैथमेटिक्स बार बार आप पेपर के दौरान दोबारा इसको डिराइव करेंगे तो उसमें टाइम लगता है, इसलिए बेहतर होगा कि इसकी इतनी प्रैक्टिस करें कि ये याद हो जाए, ठीक है। तो ये फार्मूला सिंपली यूज करना है, वैल्यूज पुट करनी है, और रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। फाइनल रिजल्ट के साथ यूनिट लिखना ना भूलें, ये बहुत जरूरी होता है। देन प्रॉब्लम 13.9 के हाउ अ 5 मिली एम्पियर्स 100 ohm galvanometer can be converted into 20 volt voltmeter।
गैल्वानोमीटर ही से बनता है, चाहे वो एम मीटर हो चाहे वो वोल्ट मीटर हो। बेसिकली उसका वर्किंग प्रिंसिपल वही होता है जो एक गैल्वानोमीटर का होता है। और अभी हमने देखा कि जब किसी कंडक्टिंग कॉइल के अंदर से करंट पास होती है, वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है तो वो डिफ्लेक्शन शो करता है। उसी डिफ्लेक्शन को हम यूज करते हैं टू टेल कि कितना करंट उस सर्किट के अंदर मौजूद है। और उस डिफ्लेक्शन का हम ऑलरेडी टॉपिक के अंदर पढ़ चुके हैं कि किस तरह वो रिलेटेड होती है टॉर्जनल जो है फार्मूले के साथ। टॉर्क के जरिए से हम उसको थीटा और करंट के दरमियान रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। थीटा की मुख्तलिफ वैल्यूज पर हम करंट की वैल्यूज लिख लेते हैं और हमें रीडिंग मिलती है। सो यू कैन चेंज द गैल्वानोमीटर इनटू एम मीटर बाय adding some shunt resistor in parallel, and in the same way you can convert it into a voltmeter by adding some very high resistance in series, and that high resistance is the RH, जो कि इस केस में हमें कैलकुलेट करनी है और उसको बताना है कि कितनी हाई रेजिस्टेंस हम इसके साथ ऐड कर दें सीरीज में, ताकि इसको हम गैल्वानोमीटर से क्या कहते हैं उसको वोल्ट मीटर बना सके। सो ये गिवन डेटा है, ये आप जल्दी से इसमें से नोट कर लें कि करंट 5 मिली एम्प्स है, तो मिली एम्पियर से वंस अगेन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू यूनिट्स, तो मिली की जगह 10-3 लिख लिया, ठीक है। बाकी वैल्यूज ऑलरेडी 100 ओहम और 20 वोल्ट्स यूनिट्स में गिवन है। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने अब RH का जो फार्मूला डिराइव किया था वोल्ट मीटर के केस में वो यूज करेंगे एंड सिंपली उसमें वैल्यूज पुट करनी है। ये वो फार्मूला है जो उस हाई रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे। RH इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I माइनस RG। सो V इज गिवन, दैट इज 20 volts, I is given as 5 into 10 raised to the power minus 3 amperes, and RG is given as 100 ohm. So when we substitute the values, we get this result, that is 3900 ohm, yeah, 3.9 kilo ohm. And then the last problem, and that is two parallel wires 10 centimeters apart carry current in opposite direction of 8 amperes. What is the magnetic field halfway between them? दो वायर्स हैं और उनके दरमियान का डिस्टेंस गिवन है। एक वायर ये है, दूसरा बिल्कुल उसके साथ पैरेलल है, वो कहता है, ठीक है। तो दो पैरेलल वायर्स हैं और उनमें करंट क्या कह रहा है, कैरी करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट करंट। सो एक में करंट लेट्स से ऊपर जा रहा है, दूसरे में नीचे जा रहा है, ओके। सो दूसरा वो कहता है कि इन दोनों के दरमियान 10 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, ठीक। उन दो के दरमियान डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। अब करना क्या है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड हाफ वे बिटवीन देम। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम एम्पियर्स लॉ यूज करेंगे, लेकिन कहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, हाफ वे बिटवीन देम, बिल्कुल सेंटर में। मतलब ये है कि एक वायर से भी 5 सेंटीमीटर पे और दूसरे वायर से भी 5 सेंटीमीटर, यहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। फार्मूला क्या है हमारे पास, वो एम्पियर्स लॉ से आएगा। सो ऑल वी नीड टू डू is just write the formula, and that formula is mu naught I divided by 2 pi r, but this is for one wire, that is if the wire is single, so वहां पर हम लिखेंगे mu naught I divided by 2 pi r. R is the distance from that wire, I is the current in that conductor, mu naught is the permeability of free space. I know all these values because D is given as 10 centimeter. मैं उसको हाफ कर लेता हूं, मुझे R मिल जाता है 0.05 meters. And current is given as 8 amperes. Already amperes में है, कोई चेंज नहीं. Then required क्या है, B है, और ये permeability of free space की वैल्यू ऑलरेडी मुझे मालूम है, वो मैंने लिख ली है। जब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, यहां पर एक चीज खास तौर पर याद रखें, चूंकि दो वायर्स हैं, करंट में अपोजिट डायरेक्शन में है,
अब यहाँ पर फोर्स उन दो के दरमियान अपोजिट डायरेक्शन में होगी, रिपल्सिव होगी, वो रिपेल करेंगे दोनों वायर्स एक दूसरे को, बट यहाँ पर फोर्सेस का जिक्र नहीं हो रहा, वो बी मांग रहा है strength of magnetic field, and strength of magnetic field because of one wire is mu naught I divided by 2 pi r. If they are two, दो वायर्स है तो हम क्या करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे, वेक्टोरियली ऐड करेंगे वेक्टर 1 और वेक्टर 2 को। सो वायर 1 की वजह से B1 है, वायर 2 की वजह से B2 है, एंड वी हैव टू ऐड देयर मैग्नीट्यूड्स एट द सेंटर। सो it is mu naught I divided by 2 pi r because of first wire, and the same is for the second, that is because current in both the wires is same, though it is opposite in the direction but the magnitude is same. So I have to add these two and I get this simple formula at the end, mu naught I divided by pi r. ऊपर दोनों ऐड होकर 2 हो जाएगा, नीचे 2 है तो 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा 6.4 into 10⁻4 टेस्ला। सो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम्स थे, लेकिन जब आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने बैठ जाते हैं तो वो प्रॉब्लम्स नहीं रहते। प्रॉब्लम उस वक्त तक प्रॉब्लम है जब तक आप उसको सॉल्व नहीं करते, और उसको सॉल्व करना सीखेंगे अगर आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। सो नॉट ओनली दीज फ्यू प्रॉब्लम्स जो कि मैंने सॉल्व किए हैं, यू कैन सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स यूजिंग दीज सिंपल कॉन्सेप्ट्स। सो प्रैक्टिस इट, अपने कोई पास्ट पेपर्स उठाएं, ईटा के, नस्ट के, जीआई के, आई के, जहाँ से हम डिकेड के, इकेड के, जो भी आपको क्वेश्चंस मिले इस चैप्टर से रिलेटेड, उसमें से क्वेश्चंस ढूंढें, उनको सॉल्व करें। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप बेहतर इसको समझ सकेंगे। और मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।